जाति भारत के समाज का एक बहुत ही कड़वा सच। ये जाति क्या है, ये भारतीय समाज में कैसे आई, भारत के समाज में क्या धर्म से आई, क्या समाज में पहले से विद्यमान थी या धीरे धीरे जाति भारत के समाज में फैलती गई, किस प्रकार इन जातियों ने भारत के समाज को प्रभावित किया, इनका उदय, इनका प्रभाव और इनके साथ होने वाली समस्याओं से भारतवर्ष कैसे जूझता रहा, इन सब का विश्लेषण आज के इस वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो का कुल सार जाति धर्म से उत्पन्न हुई या समाज से, इस पर होने वाला है। जाति की जब भी बात आती है तो जाति है कि जाति नहीं, बहुत सारा एक वर्ग है जो जाति के समर्थन में है और इससे भी कई गुना एक ऐसा वर्ग है जो जाति के विरोध में है। लेकिन जो विरोध में है वो कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में इस प्रश्न को ही नहीं ढूंढ पाता कि क्या वास्तविकता में वो विरोध में है। जब वो अपने नीचे की जातियों को देखता है तब उसको लगता है कि हाँ, ये विरोध बिल्कुल सही है या नहीं है, या ऊपर की जातियों को देखता है तो उसका दृष्टिकोण कुछ और होता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस वर्गों में बटा हुआ है। एक व्यक्ति जो जातिगत तरीके से बाहर से देख रहा है कि हाँ, ये चीज होनी नहीं चाहिए, एक व्यक्ति जिसको ऊपर की जातियां तो ठीक लग रही है लेकिन नीचे की जातियां अच्छी नहीं लग रही। तो अलग अलग मानक है, लेकिन ऊपर नीचे ये जातियां कैसे आई और क्या कहानी है, तो इसको मैं समझाता हूं सरल भाषा में। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। धर्म क्या कहता है? जिन चीजों की अगर मैं बात करूं तो भारत के समाज की प्रमुख संस्था के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जाति की उत्पत्ति धर्म से हुई है, समाज से। एकेडमिक और ऐतिहासिक विमर्श, इन तीनों चीजों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो भारत के समाज की प्रमुख संस्था है जाति, और जाति के संबंध में सबसे पहले धर्म क्या कहता है, तो इसकी बात विराट पुरुष के मुख से, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त कहता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य, जंघा से और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। यह वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करने वाला या मान्यता देने वाला, हम सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं एक तरीके से, धर्म इसको मान्यता दे रहा है। ध्यान देना, यहां मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, यहां मैं जाति की बात नहीं कर रहा। दोनों चीजों में बहुत मूलभूत अंतर है, वर्ण और जाति। वर्ण 4 बताए गए हैं। वर्णाश्रमों की भी चर्चा अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव धर्म में है, लेकिन वर्ण जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्हीं वर्णों से अनेक जातियों का उदय हुआ। ये जातियां कैसे उत्पन्न हुई इसको समझिए। तो पुरुष सूक्त की मैंने यहां पर जो बात की कि भारत में ऋग्वेद, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है धर्म की, ओम सहशीर्षा पुरुषा सहस्त्रार्षा सहस्त्रपात सा भूमि सर्वत्र त्याति शताम, जो भी है, उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, उस विराट पुरुष के ब्रह्म की बात हो रही है। सहस्त्र सिर, नेत्र और हाथ पैर हैं, वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड के 10 अंगुल ऊपर उससे भी विद्यमान है। यह सब जगत पुरुष ही है, भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वही अमृत और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है, और वही ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जिसमें ये वाक्य आता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। अर्थात ऋग्वेद सर्टिफाइड कर रहा है यहां पर कि भाई मान्यता दी जा रही है 4 वर्णों को। ध्यान देना, यहां ऋग्वेद में वर्ण की बात हो रही है, जाति की नहीं। वर्ण और जाति में मूलभूत अंतर क्या हुआ, जब आर्य आकर सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे तो उस सप्त सैंधव क्षेत्र में आरंभिक ऋग्वेदिक आर्यों का जो जीवन था वो बहुत ही ठीक ठाक और व्यवस्थित दिखाई देता है। वहां सामाजिक कुरीतियां नहीं दिखाई देती, महिलाओं में भी सभा और समिति में पार्टिसिपेट कर सकती। सभा समिति उस समय की राज्यसभा और लोकसभा समझ लो आप, जैसे मंत्री परिषद हो रही है, और उनमें भी पार्टिसिपेशन की उनको पूरी अनुमति थी। फिर उनको एजुकेशन की पूरी अनुमति थी,
वो अमाजू भी रह सकती थी, है ना, एजुकेशन ले सकती थी, बहुत सारी एक्टिविटीज थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुआ, जहां राजा का पद पूरी तरीके से वंशानुगत हुआ और समाज में कुरीतियां आना शुरू हुई, वो लोग जब पशुपालन से एग्रीकल्चर की ओर बढ़े, 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे की खोज हुई और एग्रीकल्चर में क्रांति आई, तो बहुत सारे व्यवसायों का जन्म हुआ। अब इन व्यवसायों में, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि भाई लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, कुमड़े का मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार हो गया, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार हो गया, तो वो जातियां समाज के उनके कार्य से जुड़ गई। अब ये जाति सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आई है। इन जातियों की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये जातियां भारत के समाज में दिखाई देती। इन जातियों ने अपने समूह बनाए, उन समूहों में विवाहों की बात की और वहां से चीजें आगे बढ़ने लगी। लेकिन इससे मुझे जो चीज समझ में आती है वो ये कि समाज ने इन जातियों को उत्पन्न किया, लेकिन इनको मान्यता जो प्राप्त हुई वो धर्म से प्राप्त हुई। तो इतना अकेला कह देना कि धर्म अकेला या समाज अकेला, जाति तो समाज से ही उत्पन्न हुई, वो व्यवसाय के तौर पर हो, वो कार्य के तौर पर हो या अन्य क्षेत्रों के तौर पर, लेकिन उसको सर्टिफाइड करने वाला एलिमेंट क्या है? धर्म है। आ रही है बात समझ में? तो पुरुष सूक्त में जो वर्णों की उल्लेख की मैंने बात की, धर्मशास्त्रों में वर्ग निर्धारण की बात की कि भाई अलग अलग वर्ग और धर्म द्वारा जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसकी बात की। बढ़ता हूं आगे। अब सामाजिक मूल के तर्क क्या है? तो भाई जो सामाजिक मूल है कि भाई एक तर्क तो हमने कह दिया कि धार्मिक तर्क है कि धर्म इसको सर्टिफाइड कर रहा है। ऋग्वेद के अंदर इस चीज की बात की जा रही है। पुरुष सूक्त, बहुत सारे, ध्यान देना, पुरुष सूक्त के संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकारों का यह मत है कि ये ऋग्वेद के मूल में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। मतलब कुछ नए सूक्त हैं जिनको समय के साथ जोड़ा गया, अपडेट किया गया। अब सामाजिक तर्क क्या कहते हैं? तो प्रारंभिक वैदिक समाज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, प्रारंभिक जो वैदिक समाज है वो कैसा था? वो समानतावादी था, इक्वालिटी थी। महिलाओं के साथ एक ही घर में आपको कई वर्णों के लोग देखने के लिए मिलते। वर्ण बोल रहा हूं, जाति नहीं बोल रहा हूं। और कृषि व्यवसाय से उपजातियों का, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, खोज हुई लोहे की, वैसे वैसे जातियों का निर्माण हुआ और उन जातियों को मान्यता धर्म ने दी। वो जातियां अपने संगठन में रहने लगी, उन जातियों में अपने विवाह होने लगे, अपनी पद्धतियां उन्होंने अपना ली। चाहे मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हो, चमड़े का काम करने वाले चमड़कार हो, या लोहे का काम करने वाले लोहार हो, या स्थानीय समूह और जनजातियां हो, ये भौगोलिक आधार पर, कार्यशैली के आधार पर, रहन सहन के आधार पर और उनकी अपनी कुछ चीजों की प्रैक्टिसेस के आधार पर ये चीजें दिखाई देती, जो जातियों के संदर्भ में सामाजिक तर्क को मान्यता देता है। इसमें भूगोल या ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो लेदर का काम कर रहा है लेदर वाले बेल्ट में, अब या मान लो जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जो लोहार है, या जो जिस तरीके का काम कर रहा है, उसको उस तरीके का टैगलाइन दिया गया। ये समय के साथ और जटिल होगी, आगे जब मैं बात करूंगा लेक्चर में, तो ये समय के साथ पकड़ती जाएगी, इसकी ग्रिप मजबूत होगी इंडियन सोसाइटी में। आपको ये तीन चीजें समझ में आई। यहां पर हमने स्थानीय समूह की भी बात कर ली, जनजातियों की बात कर ली। बढ़ता हूं आगे। अब संकर सिद्धांत। अब संकर सिद्धांत क्या? तो कॉम्बो, एक सिद्धांत आपने समझा जो केवल धर्म से जुड़ रहा है, एक सिद्धांत जो केवल समाज से जुड़ रहा है, और दूसरा जिसको मैं स्टार्टिंग से बैलेंस करते हुए चल रहा हूं, वो सिद्धांत है दोनों को लेकर कि ना केवल अकेला धर्म, ना केवल अकेली जाति। यहां बात होगी कि धर्म उसको सर्टिफाइड कर रहा है, लेकिन धर्म वर्ण को मान्यता देता है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, बार बार कह रहा हूं कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से जो वैश्य और पैरों से शूद्रों की बात की जाती। हालांकि मैं इसकी आलोचना बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन सामाजिक तर्क में भी ये कहा गया कि भौगोलिक के आधार पर, स्थानीय चीजों के आधार पर और उनके कार्यशैली के आधार पर उन जातियों का निर्माण हुआ, लेकिन उन जातियों को सर्टिफाइड या मान्यता किसने दी? धर्म ने दी। और समय के साथ ये भारत के समाज में जटिल होती चली गई, इनमें बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब भी हुई लोगों की, उसकी बात हम अभी करेंगे। तो जाति का जन्म समाज से हुआ, बिल्कुल ठीक। इस बात पर धर्म ने स्थायित्व व कठोरता दी, क्योंकि धर्म सर्टिफाइड नहीं करेगा तो सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? और दोनों का सम्मिलित प्रभाव जो है भारत के समाज में देखने के लिए मिलता है। तो इसका संकर सिद्धांत ही कहता है कि धर्म और समाज दोनों का मिश्रित रूप था। आगे, अब बहुत सारे विद्वान हैं,
इसमें 3 लोगों को मैंने रेफरेंस के तौर पर लिया। भारत के इतिहास में जब भी हिस्ट्री पढ़ाई या पढ़ी जा रही है इन दिनों, तो 2 नाम बहुत चर्चित है, रोमिला थापड़ जी, हालांकि मजुमदार जी का नाम भी चर्चित है, मैंने यहाँ 2 नाम चुने हैं, रोमिला थापड़ और यहाँ पर दूसरा नाम है रामशरण शर्मा, आर.एस. शर्मा। तो आर.एस. शर्मा कहते हैं कि भाई इसकी जो उत्पत्ति है वो सोसाइटी के आधार पर है, सामाजिक पॉइंट को ज्यादा देते हैं, क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलू उत्तर वैदिक काल से जो समाज में जड़ें मजबूत हुई जातियों की, उसकी बात करते हैं। दूसरी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने इसके खिलाफ महाआंदोलन भी किया और उनकी जो पूरी छवि है वो दलित उत्थान के एक विशेष नेता के तौर पर, तो डॉक्टर अंबेडकर इसे धार्मिक कठोरता के तौर पर देते हैं, क्योंकि इसको मान्यता देने का काम धर्म ने किया। वहीं रोमिला थापड़ कहती हैं कि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं था कि आज जो है संविधान संशोधन हुआ और कल से लागू हो गया। वो कह रही है कि एक प्रोसेस है, क्रमिक विकास है, एक सिचुएशन है, और सिचुएशन के थ्रू जो है धीरे धीरे ये चीजें देखने के लिए मिली। अब साइंस की हम बात करते हैं तो आधुनिक जो शोध हैं वो ये बताते हैं डीएनए के प्रोस्पेक्टिव से, उनमें भी कुछ इस तरीके के शोध और बैलेंस चीजें निकल कर आती हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इन तीनों पॉइंट्स पर, चाहे रोमिला थापड़ हो, चाहे वो आधुनिक डीएनए की बात हो, या धार्मिक और सामाजिक पहलू हो अम्बेडकर के और आर.एस. शर्मा के, वो सब कुछ ये कहते हैं कि भाई समाज में जाति का जो उदय है वो उसी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के वर्ण से शुरू होता है, फिर वर्ण से कर्म तक जाता है, कर्म से क्रमबद्ध तरीके से समाज में जिसके पास कंट्रोल है वो उसको कंट्रोल करता है, उसमें बहुत अपवाद आते हैं और वो कठोर होती जाती है, उसमें बहुत लोग उसको भुगतते हैं और भुगतने के चक्कर में भारत का ग्रोथ और विकास सदियों तक, सैकड़ों वर्षों तक हाशिए पर रहता है। ब्रिटिश काल में तो इसको और बल मिलता है, ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा इसको बल मिलता है और वहां से ये चीजें होती है। समय समय पर इसके लिए कानून बनाए, भारत सरकार ने भी इस पर कार्य किया और अभी भी इन पर चीजों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो जाति की इस समस्या को धर्म और समाज के दृष्टिकोण से इस छोटे वीडियो में मैंने कवर किया। आप इतिहासकारों के रेफरेंस से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से और सामाजिक और स्थानीय भौगोलिक परिदृश्यों के आकलन से इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई विचार है, आपका कोई सुझाव है, कोई मत है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।